हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय टीयूष तिवारी सिंह। मेरे दोस्तों, 9 मार्च 2024 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स पेपर कंडक्ट किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर्स और मार्किंग स्कीम, ये तीनों चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और साथ में ही उसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है? आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे आप वीडियो पॉज करें और उसका आंसर लिखें, और फिर आप अपने आंसर को वेरीफाई करते जाओ कि आपका राइट है या रॉन्ग। जो आंसर तो आपको नहीं आता मेरे दोस्तों, उसका प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम 2025। बी रेडी एवरीवन। Notes. First, all questions are compulsory. Draw neat table diagrams wherever necessary. Figures to the right indicate full marks. Write answer to all main question on a new page. ये आपके लिए instructions है, उसे follow करें. Now, question number 1A. Choose the correct option. मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. Come on. The correct answer for question number 1A first, that is option 3, only C. तो आपको आंसर कैसे लिखना है? आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना है फर्स्ट, उसका ऑप्शन 3 है और आंसर होगा ओनली सी। फैक्टर्स विच आर वर्किंग इन unorganized money market. What is the correct answer? Come on. The correct answer is money leader, option A, then Hundi and cheat funds. ACD. That is correct answer is option 4. सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन 4, A, C, D. ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. कम ऑन. द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1, B, C. क्वेश्चन नंबर 4. स्टेटमेंट्स दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर. So the correct answer is A. Index number are useful for making future predictions. ये true है. Index number help in measurement of inflation. C. Index number help to frame suitable policies. So what is the correct answer? The correct answer is A, B, C. That is second option. So fourth, the correct answer is 2, A, B, C. Blood bank is an example of. Blood bank is an example of time utility. Only D option. Correct answer is fifth. का आंसर होगा 4. ओनली डी. ना, ये आपके हो गए 5 मार्क्स. एमसीक्यू 1 मार्क ईच. ना, फाइंड द ऑड वर्ड आउट. ऑड वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डिमांड से रिलेटेड है. तो आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा टाइप डिमांड नहीं है. डिमांड का टाइप नहीं है, कौन सा है? कमॉन. डायरेक्ट डिमांड, यस आपने सुना है. इनडायरेक्ट डिमांड भी आपने पढ़ा है. कंपोजिट डिमांड भी आपने पढ़ा है. मार्केट डिमांड नहीं होता, तो ये मार्केट डिमांड इज ऑड वन आउट. तो व्हाट इज द आंसर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑड वन आउट इज मार्केट डिमांड. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन?
स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट फीचर ऑफ नेशनल इनकम में नहीं आता। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा स्टैटिक कॉन्सेप्ट। थर्ड, टाइप्स ऑफ बजट, ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा टाइप ऑफ बजट नहीं है? कम ऑन। डेफिसिट बजट, यस आपने पढ़ा है। जीरो बजट, जीरो बजट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट बजट में नहीं आता। सो द करेक्ट ऑड वन आउट इज जीरो बजट। फोर्थ, लीगल मोनोपोली, विच इज ऑड वर्ड आउट। लीगल मोनोपोली, कम ऑन, कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर डालिए। द ऑड वन आउट वर्ड इज ओपेक, OPEC। Next question, financial asset. Land is not a financial asset. Fifth, odd one out word is land. So my dear is friends, ये इसके आंसर्स हो गए ऑड वर्ड आउट के। सी, गिव इकोनॉमिक टर्म, आपको इकोनॉमिक टर्म देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, more quantity is demanded due to changes in the favorable factors determining demand other than price. The answer is, देखो मोर क्वांटिटी वर्ड ही आपका कीवर्ड है यहाँ पे। मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड का मतलब क्या हो गया? डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड। सेकंड, डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। थर्ड, charging different price to different consumer for the same product or service, that is price discrimination। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस जब आप लेते हो तो उसे बोला जाता है, उसके लिए वन वर्ड है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है माय डियर फ्रेंड्स तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके लिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप स्पेलिंग प्रॉपरली लिखिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। net addition made to total cost by producing one more unit of output, marginal cost। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है चेंज। तो जब हम एडिशन करते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट चेंज हो जाता है, तो उसे बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली। द करेक्ट आंसर इज इनकम इलास्टिसिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप दैट आपको इकोनॉमिक टर्म्स पता चल गए होंगे और आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करते जाइए। नाउ कंप्लीट द कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब जनरल इक्विलिब्रियम का रिलेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ है, तो ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसका रिलेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ होगा? जनरल इक्विलिब्रियम, मैक्रो, तो माइक्रो के साथ कौन सा वर्ड आना चाहिए? कम ऑन। सो फर्स्ट आ गया, द आंसर फॉर दिस इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो में आता है। आउटपुट मेथड किसके साथ रिलेट होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट मेथड और
अगर आप प्रोडक्ट मेथड नहीं लिखना चाहते तो इसके लिए अल्टरनेट वर्ड भी है, दैट इज इन्वेंटरी मेथड। तो इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज करेंगे आपको मार्क्स बराबर मिलेगा, प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। नेक्स्ट, फॉर्म यूटिलिटी फर्नीचर। तो डॉक्टर का काम क्या है, यहाँ पे वर्ड आएगा माय डियर फ्रेंड्स, सर्विस। डॉक्टर सर्विस देता है, सर्विस यूटिलिटी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ओके, दैट इज इंफिनिटी होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर इंफिनिटी है, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी है तो उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगा तो इसे क्या बोलोगे? सो करेक्ट वर्ड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में चेंजेस, दैट मीन्स कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पे वर्ड आपका आना चाहिए कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ सप्लाई। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने 20 मार्क्स आपके डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2A, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। आपको अटेम्प्ट एनी थ्री करना है, कोई भी थ्री को अटेम्प्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स। और आपको 6 मार्क है, दैट मीन्स 2 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, 2 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट पे 1 मार्क्स मिल सकता है और एक्सप्लेनेशन पे 1 मार्क। तो 2 मार्क्स है, हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स है हमारे डियर फ्रेंड्स। तो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, उस पे 1 मार्क मिल सकता है और 1 मार्क आपका एक्सप्लेनेशन पे हो सकता है। सो इस तरह से हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन में पढ़िए, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन बोला है, तो आइडेंटिफाई पे 1 मार्क और कॉन्सेप्ट पे 1 मार्क। तो मनीषा सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा माय डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा यूटिलिटी, और इसके एक्सप्लेनेशन आप यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन आप दे दीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वहां से आप रिफर करके आप पढ़ लीजिए यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। हम आपको केवल यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आपको डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, Raghu's father invested his money in a market for long-term funds, both equity and debt raised within and outside the country. Yes, come on. The identification concept is capital market. It is related to capital market. Due to mandatory use of masks during corona epidemic, the demand for mask producing labor has increased. Indirect demand. The concept is related to indirect demand. Maharashtra purchased wheat from Punjab. Internal trade. It is related to trading. So internal है. It is called as internal trading. Next, Jagruti receives monthly pension of rupees 5,000 from the state government. That is transfer payment. Transfer payment. So my dear students, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स का आइडेंटिफिकेशन पार्ट आपको बता दिया है, उसके एक्सप्लेनेशन आप टेक्स्ट बुक से रिफर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2B,
distinguish between any three. So 2 marks for each correct answer. 1 mark for meaning and 1 mark for explaining the difference. तो यहाँ पे टू मार्क्स है हमारी फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन कोई भी थ्री करना है, टू मार्क्स है। तो आपको दोनों के 1 मार्क आपको मीनिंग पे दिया जाएगा। आपको दोनों का मीनिंग लिखना है, लाइक रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, दोनों का मीनिंग लिखना है। तो 1 मार्क आपको मीनिंग पे दिया जाएगा और 1 मार्क आपको उसके एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन पे दिया जाएगा। एक्सप्लेनिंग द difference. So there are 2 marks, meaning and explaining the difference. So attempt any three. All these are very very easy. आपको 5 डिस्टिंग्विश दिया है, आपको कोई भी थ्री करना है। आपको जो भी थ्री आता है आप करिए। अगर आपको मेरे डियर फ्रेंड्स नहीं आता तो आप टेक्स्ट बुक में से रिफर करें, रीड करें और प्रिपरेशन करें। क्वेश्चन नंबर 3A, आंसर द फॉलोइंग एनी थ्री। So it is 4 marks for each correct answer. 4 मार्क्स का वन क्वेश्चन है हमारे लिए फ्रेंड्स। लाइक एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। कोई भी 4 टाइप्स की डिमांड बताना है। तो डिमांड तो बहुत सारे टाइप के होते हैं हमारे लिए फ्रेंड्स, लाइक डायरेक्ट डिमांड, देन इनडायरेक्ट डिमांड, फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज्वाइंट डिमांड, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 डिस्कस किया है। आपको अटेम्प्ट एनी फोर, कोई भी फोर के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे डियर फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्कैम। सेकंड क्या प्रॉब्लम है, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। ओके। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इनएडिक्वेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। और फिफ्थ क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने 5 पॉइंट्स डिस्कस किया। आपको इन्हीं 4 प्रॉब्लम्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ यूटिलिटी। एनी 4 फीचर्स। सो किसके किसके बारे में आप लिख सकते हो, रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स, सेकंड सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स, थर्ड ethically neutral concept, fourth utility differs from usefulness, fifth utility differ from pleasure, sixth utility differ from satisfaction, and next, measurement of utility is hypothetical. Next, utility is multi-purpose. Utility depends on the intensity of want. Utility is the basis of demand. So my dear friends, मैंने आपके सामने बहुत सारे फीचर्स यूटिलिटी के डिस्कस किए हैं। आप इनमें से एनी फोर, कोई भी फोर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, rapid increase in population, growing urbanization,
increase defense expenditure, spread of democracy, inflation, industrial development, डिजास्टर मैनेजमेंट। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। आप इन्हीं 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए। अगर आपको नहीं आता है आंसर, तो जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो आप नोट डाउन कर लें और उसके बारे में टेक्स्ट बुक में से एक्सप्लेनेशन लिख लें। नेक्स्ट, फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। सेकंड पॉइंट, इनकम थियरी। थर्ड पॉइंट, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस। फिफ्थ पॉइंट, लंपिंग मेथड। सिक्स्थ पॉइंट, जनरल प्राइस लेवल। सेवेंथ पॉइंट, पॉलिसी ओरिएंटेड ग्रोथ मॉडल्स। पॉलिसी ओरिएंटेड ग्रोथ मॉडल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताए, बट एग्जाम में एनी 4 फीचर्स आर एक्सपेक्टेड। सो होप दैट को ये सारे क्वेश्चंस के हमने आपको पॉइंटर बता दिए, आप इस पॉइंटर को एक्सप्लेन करिए। Question number 4. State with reasons whether you are agree or disagree the following statement. Any three. So, my dear friends, 4 mark for each correct answer. 1 mark for writing agree or disagree. और 3 marks explanation के लिए होता है. So it is 4 marks problem. आपको 1 mark ये बताना है कि आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, उस पर आपको 1 mark दे दिया जाएगा। और आपको सॉरी, रिमेनिंग आपको 3 मार्क्स, बिकॉज इट इज 4 मार्क्स, तो 3 मार्क्स उसके एक्सप्लेनेशन पे है। फर्स्ट, ओवर द लास्ट 75 years, India's foreign trade has undergone a complete change in terms of composition and direction. So, my dear friends, इसका आंसर मेरे हिसाब से एग्री आना चाहिए। यस, वी आर एग्री। ना, अभी एग्री है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो कुछ पॉइंट्स हम बोल रहे हैं, आप नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। हम आपको पॉइंटर दे रहे हैं, आप उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। सेकेंड पॉइंट, increase in volume and value of trade. Third point, change in composition of exports. Fourth point, change in the composition of imports. Fifth point, ocean trade. Sixth point, development of new ports. डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 6 पॉइंटर बताए, बट आपको एनी 3 लिखना है, किसी भी 3। तो आपको 6 पॉइंटर्स बताए, आप किसी भी 3 पॉइंटर्स को बारे में एक्सप्लेन करिए। नाउ सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्री। नाउ व्हाट आर द पॉइंटर्स? मीनिंग ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक विथ एग्जांपल्स। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है? मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स विथ एग्जांपल। उस पे आपको 1 मार्क दे दिया जाएगा, 1 पॉइंट लिखना है। और सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और यह एक्सप्लेनेशन में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट आपको मीनिंग लिखना है, और सेकंड पॉइंट में आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं
टू डिफरेंस लिखने हैं दोनों के बीच में। तो 4 मार्क्स कैसे मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 मार्क फॉर मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, 1 मार्क माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग पे। तो ये आपको 2 मार्क्स हो गए, और 2 मार्क और मिलना है क्योंकि इट इज 4 मार्क्स, तो 2 मार्क्स हो गए। और 2 मार्क्स आपको किस पे मिलेगा? एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच में डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन देना है, 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स, मतलब टू डिफरेंस लिखने हैं दोनों का। ओके, उस पे 1 1 मार्क होगा, तो इट इज 4 मार्क्स। नेक्स्ट, प्राइस मार्कर is the only feature of monopoly market? Disagree. ना डिसएग्री है तो क्या क्या पॉइंटर होंगे? फर्स्ट पॉइंट, सिंगल सेलर। सेकंड पॉइंट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। थर्ड पॉइंट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। फोर्थ पॉइंट, बैरियर्स टू एंट्री। फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। बट इसके बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री नहीं लिखना है। ये नहीं कि आप फर्म और इंडस्ट्री के बीच बीच में डिस्टिंग्विश बता दो, तो केयरफुल रहिएगा। कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। एंड द लास्ट पॉइंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, 6 पॉइंट डिस्कस किए, बट आपको कोई भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं, एनी 3 पॉइंट, बिकॉज 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क एग्री डिसएग्री पे, और बाकी 3 पॉइंट्स पे 3 मार्क्स, 1 1 1 मार्क। ओके। फोर्थ, देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। एग्री। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? एग्री है तो क्या क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट, फीस। फर्स्ट पॉइंट, फीस, FEES, fees. Second point, prices of public goods and services. Third point, spatial assessment. Fourth point, fines and penalties. Fines and penalties, gift, grants and donations. That is the fourth point. Fines and penalties, gift, grants and donations. Fifth point, special leaves. Special leaves. Sixth point, borrowings. Borrowings. सो आपको एनी 3 एक्सप्लेनेशन देना है, हमने आपको 6 पॉइंट डिस्कस किया। फिफ्थ क्वेश्चन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। एग्री। यस, देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। एग्री। नाउ एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट, प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। थर्ड, वैल्यू इंडेक्स नंबर। फोर्थ, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। तो 4 पॉइंट है, आप किसी भी 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप दैट आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पे दिया गया है बिलो द फॉलोइंग टेबल, इट इज 4 मार्क्स। इट इज इंडेक्स नंबर चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया था माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पे हम आपको आंसर लिख देते हैं इनके आंसर्स। फर्स्ट, आपको फॉर्मूला पूछा था, तो आपका आंसर आएगा P01 इज समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। सो ये फॉर्मूले पे आपको 1 मार्क था। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन P0। समेशन मतलब सिग्मा, सिग्मा P0 का मतलब P0 का टोटल। तो ये आप P0 का टोटल करोगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर आता है 200।
समेशन P1 इसका टोटल होगा 300। तो आपको सेकंड पार्ट का आंसर लिखना था माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ समेशन P0 200 एंड वैल्यू ऑफ समेशन P1 दैट इज 300। तो 1 मार्क केवल आपको टोटल निकालना था, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन था, जस्ट आपको टोटल फाइंड करना था। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, find the price index number that is P01. So what is P01, my dear friends? P01 that is summation P1 upon summation P0 into 100. तो P1 का टोटल 300 है, P0 का टोटल 200 है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, 300 डिवाइड बाय 200 into 100, so you will get 300 upon 2. So correct answer is 150. So P01 is 150. So इस कैलकुलेशन पे 2 मार्क्स था। सो इट इज वेरी स्कोरिंग। ये होप दैट आपने स्कोर किया होगा और आपको आता होगा, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करें। तो ये 2024 में आपको प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा है। हो सकता है आपको 2025 में इसी से रिलेटेड कोई दूसरे टाइप का सम पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो पहले आप डायग्राम ध्यान से देख लो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये D1 माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपको डिमांड कैसा दिख रहा है? ये D1 आपको जो दिख रहा है, वो डिमांड इंक्रीजेस दिख रहा है। तो यहाँ पे जो D1 मुझे मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, D1 वाला ग्राफ, वो इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड। ये मेरा जो D2 का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये डिक्रीज इन डिमांड का ग्राफ है। ओके, चलो, होप दैट आपने ग्राफ देख लिया होगा। ये यहाँ से जा रहा है, ये इस पॉइंट से जा रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व कौन सा है? यही है राइट वर्ड, राइट साइड वाला ये। तो राइट वर्ड, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर माय डियर फ्रेंड्स। राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आएगा इंक्रीज इन डिमांड। और कौन सा कर्व है वो? D1 कर्व। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, लेफ्ट साइड में कौन सा? एकदम लेफ्ट साइड में माय डियर फ्रेंड, लेफ्ट साइड में D2 है, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। क्योंकि जैसे जैसे राइट में जाएगा वैसे वैसे इंक्रीज, और जैसे जैसे लेफ्ट में रहेगा वैसे वैसे डिक्रीज। तो इसका आंसर आएगा डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। सो इसका ग्राफ कौन सा था माय डियर फ्रेंड? D2। नेक्स्ट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। आप देख सकते हैं, ग्राफ देखा होगा ध्यान से, तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्थ पार्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड। तो ऑल these आर केस बेस्ड स्टडी, वेरी वेरी स्कोरिंग, वेरी वेरी सिंपल केस बेस्ड स्टडी टाइप के सम्स आप स्कोर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। होप दैट आपको ये सारे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, रीड द गिवन पैसेज एंड राइट द क्वेश्चन। तो आप ये पैसेज को अच्छे से ध्यान से पहले पढ़ लो, अच्छे से इसको केयरफुली रीड कर लो। वीडियो पॉज करके माय डियर फ्रेंड्स इसे आप रीड कर लें। दिस इज द कंटिन्यू पार्ट ऑफ द पैसेज। Okay. Now, first question. Explain the concept of market from economic sense. So, my dear friends, इसका आंसर मैं बोलता हूँ, आप नोट डाउन कर लो या ध्यान से सुन लो। Now, explain the concept of market from economic sense. इसका आंसर आपको लिखना था 1 मार्क में। In economics, market is not necessarily place.
but it is an arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly, and exchange of goods takes place among them. सो इतना आपको लिखना था माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने ये पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें आपको दिखेगा। वापस हम आपको आंसर रिपीट कर देते हैं एक बार और। इन इकोनॉमिक मार्केट इज नॉट नेसेसरली अ प्लेस, बट इट इज एन अरेंजमेंट through which buyer and seller come in contact with each other directly or indirectly, and exchange of goods takes place among them। ये आपका यहाँ से आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना था। ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक था। होप दैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर माय डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। हमने पैराग्राफ में आपको इतना करा दिया। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट के क्लासिफिकेशन तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो इसका आंसर है मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन। प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन। राइट डाउन कर लें, लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है सेकंड का, मार्केट can be sorry, market can be classified on the basis of place, time and competition। This is the answer for second question, and this is the answer for first question। So it is very scoring, one mark आपको मिल गया। Write your opinion about selling cost। So my dear friends, यहाँ पे आपको आपका ओपिनियन लिखना है। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप अपना ओपिनियन लिख सकते हैं सेलिंग कॉस्ट के बारे में। So question number 5 very scoring था। Question number 6 last question, answer the following questions in detail। 8 marks का each question, 8 marks। Okay my dear friends, so what is the first question? Explain the concept of price elasticity with its type। आपको प्राइस इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको किस तरह से आप एक्सप्लेनेशन इसका देंगे? तो आपको क्या करना है, आपको मीनिंग ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी लिखना है। मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फॉर्मूला। ओके, फिर बहुत सारे टाइप की इलास्टिसिटी होते हैं, लाइक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, नोट डाउन कर लीजिएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, फिफ्थ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर मीनिंग और फॉर्मूला लिखोगे उस पर 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मीनिंग एंड फॉर्मूले पे 2 मार्क्स है। और मैंने आपको टोटल 5 टाइप्स बताए, कौन कौन से बताए? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। मैंने 5 टाइप्स बताए। आप इस 5 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम, विथ डायग्राम। तो इस तरह से आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं। 2 मार्क्स मीनिंग एंड फॉर्मूले पे, और 6 मार्क आपको ये 5 जो टाइप्स हमने बताए उसको विथ डायग्राम आपको लिखना है। तो दिस इज 8 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इस पे आपको 2 मार्क्स मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स, कि इसका मीनिंग क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इस पे 2 मार्क्स। एंड एक्सप्लेनेशन पे, ये जो एक्सप्लेनेशन पूछा है उस पे आपको 6 मार्क्स हो सकता है, जो कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पे आपको 6 मार्क हो सकते हैं, और आपको 2 मार्क उसके कॉन्सेप्ट पे मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये 8 मार्क होगा ना। तो कॉन्सेप्ट आप डिफाइन कर दीजिएगा, मैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग।
problem of double counting. Second, existence of non-monetized sector. Third, inadequate and unreliable data. Fourth, depreciation. Fifth, capital gains or losses. Sixth, literacy and ignorance. Illiteracy and ignorance. 7 point, difficulties in the classification of working population. 8 point, valuation of inventories. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 8 पॉइंट डिस्कस किए, बट आपको कोई भी 6 पॉइंट डिस्कस करना है, इस पॉइंट पे आपको 1 1 मार्क मिलेगा, तो 6 मार्क यहाँ पे आपको मिल सकता है। लास्ट, थर्ड क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेनेशन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड एजम्पशंस। तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स आपको इंट्रोडक्शन पे 1 मार्क मिल सकता है। थर्ड क्वेश्चन में आप इंट्रो दे दो तो इंट्रो पे आपको 1 मार्क दे सकते हैं। स्टेटमेंट, लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट आपको देना है तो आपको स्टेटमेंट पे 2 मार्क्स दे सकते हैं। शेड्यूल, ओके, शेड्यूल एंड डायग्राम, उस पे आपको 2 मार्क्स मिल सकता है। और लास्ट में एजम्पशन पूछा है, एजम्पशंस पे आपको 3 मार्क्स मिल सकता है। सो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन को 8 मार्क्स में डिवाइड किया जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 2024 के इकोनॉमिक्स के पेपर को कंप्लीटली डिस्कस किया, सारे आंसर इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किए। होप दैट माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर 2024 के और उसके आंसर्स हमने अपने मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर में जाएंगे, वहां पे आपको 5 10 ईयर्स के पेपर, क्वेश्चन पेपर बोर्ड के अपलोड किए हैं। आप सारे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करें और रेडी हो जाए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।